हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स टाइम में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज यूपी बोर्ड क्लास 11। विनिमय का अर्थ यहाँ पे लिखा है विनिमय विपत्र वह प्रपत्र जिस पर एक निश्चित राशि चुकाने का आदेश होता है उसे विनिमय विपत्र कहा जाता है। एक व्यक्ति के द्वारा लिखा गया तथा दूसरे व्यक्ति के द्वारा स्वीकार किया गया वह प्रपत्र जिस पर एक निश्चित राशि चुकाए जाने का आदेश होता है उसे विनिमय विपत्र कहा जाता है। कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ उधार वस्तु बेचता है तो बेचने वाला रुपया खरीदने वाले के यहाँ बाकी रह जाता है। बकाया राशि सही समय से वसूल हो सके इसके लिए बेचने वाला व्यक्ति एक प्रपत्र तैयार करता है जिस पर बकाया राशि चुकाने का आदेश दिया जाता है। खरीदने वाले व्यक्ति यानी ऋणी से उस पर हस्ताक्षर करा लिया जाता है। यही हस्ताक्षर युक्त प्रपत्र विनिमय विपत्र के नाम से जाना जाता है। यानी कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब यह है कि अगर कोई क्रेता के और विक्रेता के बीच उधार लेन देन हो रहा है तो विक्रेता यह चाहता है कि जो क्रेता उधार माल खरीदा है वह उसको निश्चित समय पे मिल जाए और पूरी की पूरी रकम प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए वह एक प्रपत्र तैयार करता है। उस प्रपत्र में क्रेता का नाम, क्रेता के द्वारा क्रय की गई वस्तु का मूल्य और भुगतान की अवधि प्लस क्रेता का हस्ताक्षर और विक्रेता का हस्ताक्षर, इन दोनों लोगों के हस्ताक्षर होते हैं जिसे विनिमय विपत्र कहा जाता है। विनिमय विपत्र कहाँ से प्राप्त होता है? विनिमय विपत्र हमें अपने बैंकों से प्राप्त होता है जिस बैंक में विक्रेता का खाता होता है। इस प्रकार का विनिमय विपत्र एक शर्त रहित आदेश पत्र है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसके द्वारा निर्देशित एक व्यक्ति को एक निश्चित अवधि के पश्चात एक निश्चित भुगतान करने का आदेश देता है। यह शर्त रहित होता है। विनिमय विपत्र हमेशा शर्त रहित होता है, शर्त सहित नहीं होता है। आधुनिक युग साख का युग माना जाता है क्योंकि लाखों रुपए की वस्तुओं साख पर क्रय विक्रय हुआ करती हैं। व्यवसाय बड़ी राशि का नगद भुगतान तुरंत देना या पाना कठिन होता है। साख पत्रों ने भुगतान संबंधी इस कठिनाई को दूर किया है। इन साख पत्रों में विनिमय विपत्रों के नाम भी उल्लेखनीय है। यानी बैंकों द्वारा जारी किया गया साख पत्र, उसमें एक हमारा विनिमय विपत्र भी आता है। यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसे अकाउंटिंग की भाषा में कहते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेनदार द्वारा लिखा जाता है और यह शर्त रहित प्रलेख है और इसमें भुगतान का आदेश होता है। यानी इसमें क्या करता है? विक्रेता आदेश करता है क्रेता को कि इतने निश्चित आपके द्वारा दिए गए निर्धारित समय के बाद आपको इसे भुगतान करना होगा। विनिमय विपत्र के 3 पक्षकार होते हैं। पहला है आहर्ता, जिसको इंग्लिश में ड्रावर कहते हैं या लेखक, या नॉर्मल भाषा में इसे हम दुकानदार भी कह सकते हैं। जो व्यक्ति विपत्र तैयार करता है उसे ड्रावर या दुकानदार या आहर्ता या लेखक कहते हैं। स्वीकारकर्ता यानी आदाता या आहारी, इसे ड्रावी इंग्लिश में कहते हैं। वह विपत्र जिसकी राशि प्राप्त किया जा सकता है उसे बिल रिसीवेबल कहा जाता है। यानी जो स्वीकार करता है कि मैं इतनी राशि आपको भुगतान करूंगा। भुगतान पाने वाले को प्राप्तकर्ता कहते हैं, यानी पेई। वह विपत्र जिसका राशि चुकाना होता है उसे बिल्स पेबल कहा जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज की विशेषता: यह भुगतान हेतु निश्चित आदेश पत्र है। यह शर्त रहित होता है। इस पर स्टाम्प या मोहर लगा हो रहता है। इस पर लेखक के हस्ताक्षर होते हैं। इस पर भुगतान पाने वाले का नाम व पता रहता है। धन के भुगतान की अवधि निश्चित रहती है। इसमें एक निश्चित धनराशि चुकाने का आदेश रहता है और इस पर स्वीकारकर्ता के हस्ताक्षर होते हैं। राशि या तो विपत्र के वाहक या निर्दिष्ट व्यक्ति को देय होती है। विपत्र की राशि मांग पर या अवधि समाप्त होने पर देय होती है। लेखक स्वीकारकर्ता निश्चित होने चाहिए और समय की दृष्टि से बिल के भेद। तो ये इतनी चीज़ें होती है। ये क्या है? ये सब चीज़ें बिल विनिमय विपत्र की विशेषता है।
इसमें लास्ट में लिखा हुआ है ना कि लेखक और स्वीकारकर्ता निश्चित होना चाहिए, यानी क्रेता और विक्रेता निश्चित होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ कि उधार क्रय या विक्रय हम क्रेता विक्रेता उसी को करते हैं जिसको दोनों एक दूसरे से भली भांति से परिचित हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बिग बाज़ार जाऊं और मैं वहां से उधार करूँ दूँ तो बिग बाज़ार मुझे मना कर देगा। क्यों? क्योंकि मैं तो बिग बाज़ार को जानता हूं लेकिन बिग बाज़ार मुझे नहीं जानता है। यानी क्रेता विक्रेता को तो जानता है लेकिन विक्रेता क्रेता को नहीं जानता है। इस स्थिति में भी विनिमय विपत्र नहीं हो पाएगा। अब अपने पड़ोस की दुकान की बात करते हैं। मान लीजिए मेरे बगल में एक विक्रेता है, एक दुकानदार है, जहां से हम उधार माल खरीदते हैं और माह के अंत में भुगतान करते हैं। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे मेरा बगल वाला दुकानदार मुझे जानता है, मैं उसको जानता हूँ, मेरे रहने का स्थान जानता है, मेरे चरित्र के बारे में जानता है, मेरे भुगतान की रीतियों के बारे में जानता है। तो वहाँ से विनिमय विपत्र का लेन देन हो सकता है। विनिमय विपत्र के बिल के भेद। समय की दृष्टि से बिल दो प्रकार के होते हैं, मांग विपत्र और मियाद विपत्र। मांग विपत्र क्या होता है? जिस विपत्र पर भुगतान के लिए समय निर्धारित नहीं होता उसे मांग विपत्र या डिमांड बिल कहा जाता है। जिस विपत्र का राशि मांग पर देय होता है उसे डिमांड बिल कहा जाता है। यानी जो मांगने पर हो, इस पे कोई समय अवधि का कोई निर्धारण नहीं होता है कि नहीं आपको इतने समय के बाद भुगतान करना है, जब मांगा जाए मिल जाए, इसे ही कहते हैं मांग विपत्र। मियाद विपत्र। मियाद विपत्र का आशय उन बिलों से है जिनका भुगतान विपत्र में उल्लिखित एक नियत अवधि बीतने पर किया जाएगा। विपत्र की मियाद 3 दिन तथा महीनों में सूचित की जाती है। यानी एक इसमें क्या कह रहा है कि 3 दिन तथा महीनों में सूचित की जाती है। मान लीजिए किसी क्रेता ने कहा कि हम आपको 3 महीने के बाद भुगतान करेंगे, तो उस 3 महीने में 3 दिन जोड़ दिया जाता है जिसे अनुग्रह दिवस कहते हैं। यानी अब यह बिल 93 दिनों के बाद भी भुगतान हो सकता है। अनुग्रह दिवस क्या होता है इसे आगे पढ़ेंगे। देश की सृष्टि से बिल के भेद। देश की दृष्टि से बिल के भेद। देश की दृष्टि से बिल दो प्रकार के होते हैं, देशी विपत्र और विदेशी विपत्र। देशी विपत्र वह विपत्र जो अपने देश के अंदर होते हैं और विदेशी विपत्र जो विदेशी व्यापारियों से होते हैं। प्रयोग के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, ट्रेड बिल और एकोमोडेशन बिल यानी सहायतार्थ बिल। बकाया राशि वसूल करने के लिए जो विपत्र लिखा जाता है उसे ट्रेड बिल कहा जाता है, और सहायतार्थ बिल बिना बकाए ही आपसी सहायता के लिए जो विपत्र लिखा जाता है उसे सहायतार्थ बिल कहा जाता है। मतलब कभी कभी क्रेता और विक्रेता आपसी आर्थिक सहायता के लिए भी एक दूसरे पे बिल लिखते हैं, उसे एकोमोडेशन बिल कहा जाता है। एक ड्रावर अपने विपत्र का उपयोग निम्नलिखित 4 तरह से कर सकता है। वह विपत्र को अपने पास रख सकता है और स्वयं भुगतान प्राप्त कर सकता है। अगर ड्रावर चाहे तो बिल को अपने पास रखे और उसका भुगतान स्वयं प्राप्त करे। वह विपत्र को बैंक के पास जमा कर रकम प्राप्त कर सकता है, अर्थात विपत्र को भुना सकता है। अगर ड्रावर को पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो वो उस विपत्र को बैंक में रख सकता है और वहाँ से वो पैसे ले सकता है। वह अपने महाजन को विपत्र दे सकता है, अर्थात विपत्र का बेचान कर सकता है। वह ड्रावर क्या कर सकता है? ड्रावर बिल का बेचान करके भी उस पर लिखी राशि ले सकता है, लेकिन बेचान किए हुए व्यक्ति को ही ड्रावी पैसे देगा। वह विपत्र की राशि वसूल करा देने के लिए बैंक के पास जमा कर सकता है। अगर ड्रावर को संदेह होता है कि ड्रावी निर्धारित समय पर भुगतान नहीं करेगा तो ऐसी स्थिति में वो बिल को बैंक के पास जमा कर देता है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी के इसके टॉपिक हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी जो आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी होती रहे। थैंक यू।